अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मीन शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। फ्रेंड, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग जो महा सेट और एनटीए नेट के लिए हम लोग फर्स्ट पेपर की सीरीज़ स्टार्ट किए हैं, उसका एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ बातें सीखे थे। जैसे हमने इंट्रोडक्शन देखे थे कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है। उसके बाद हमने कुछ लेवल्स देखे थे उसके, जैसे 3 लेवल थे उसके, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड उसके बाद हमने देखे थे रिफ्लेक्टिव लेवल। फिर हमने उसके बेसिक मॉडल्स देखे थे, जैसे पेडागोजी मॉडल। पेडागोजी मॉडल क्या होता है, यहाँ पर जो स्टूडेंट होता है, जस्ट अ मिनट। पेडागोजी मॉडल में क्या होता है, देखिए पेडागोजी मॉडल में ये जो स्टूडेंट यहाँ पर पूरी तरह से टीचर पर डिपेंड होता है। ओके, पेडागोजी मीन्स आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, यानी यहाँ पर पेडागोजी का मतलब क्या होता है, ये एक तरह का पढ़ाने का किस तरह से, मतलब हम किस तरह से पढ़ाते हैं, ये उसकी साइंस है। इसको हम आर्ट भी कह सकते हैं और साइंस भी कह सकते हैं। मतलब यहाँ पर पढ़ाने से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड कंसेप्ट होती है। स्टूडेंट सेंटर्ड है यहाँ पर, ये क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड है। मतलब यहाँ पर जो है इसके अंदर स्टूडेंट पर फोकस किया जाता है। ट्रेनर लीड लर्निंग, यहाँ पर जो ट्रेनर है वो क्या करता है, स्टूडेंट को लीड करता है, मतलब यहाँ पर वो लीडर का काम करता है। लर्नर यहाँ पर जो है ये पूरी तरह से डिपेंड होता है अपने टीचर पर, यानी यहाँ पर जो है लर्नर अपने स्टडी की या अपने एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेता, बल्कि वो उसके टीचर पर डिपेंड होता है। जो भी टीचर उसको बताएगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सारी बातें जो होती है, जो स्टूडेंट होता है या जो लर्नर होता है वो अपने टीचर पर डिपेंड करता है। जितना भी उसको टीचर कहेगा बस उतना ही उसका सर्कल होता है, उतनी ही चीज़ें वो पढ़ता है, उसके आगे का दायरा उसका नहीं होता है। यहाँ पर लर्निंग कैसी होती है, पैसिव होती है, यानी यहाँ पर स्टूडेंट बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होता है, वो पूरी तरह से अपने टीचर पर डिपेंड करता है। यानी स्टूडेंट जो है यहाँ पर पैसिव एजेंट होता है। टीचर इज़ एक्टिव ड्यूरिंग द कोर्स, टीचर जो है पूरे कोर्स के दौरान या पूरे ये जो भी पूरा प्रोसेस होगा टीचिंग लर्निंग का, उस प्रोसेस में यहाँ पर टीचर जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा। टीचर डिटरमाइन व्हाट एंड हाउ टू लर्न, यानी टीचर डिटरमाइन करेंगे, यहाँ पे टीचर्स हो गया है, ये टीचर है। टीचर डिटरमाइन व्हाट एंड हाउ टू लर्न, यानी टीचर जो है यहाँ पर डिटरमाइनर से वो डिटरमाइन करेगा, वो डिसाइड करेगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। लर्नर्स टेक नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर लर्निंग, यानी लर्नर जो है अपनी स्टडी की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। मोटिवेशन ड्राइव्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, और स्टूडेंट को जो मोटिवेशन मिलता है लर्निंग के लिए वो कहाँ से मिलता है, एक्सटर्नल सोर्सेज से मिलता है। एक्सटर्नल सोर्सेज यानी क्या, देखिए मोटिवेशन दो तरह का होता है, एक तो इंटरनल मोटिवेशन और एक एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल यानी ऐसा मोटिवेशन जो हम खुद से हमारे अंदर आता है, यानी हमको खुद से पढ़ने की, खुद से कोई चीज़ सीखने की अगर चाहत होती है तो वो इंटरनल मोटिवेशन। लेकिन अगर सपोज़ हम किसी रिवॉर्ड्स के लिए अगर सीखना चाहते हैं, या सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेशन है कि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, सिर्फ उसी के लिए अगर हम सीख रहे हैं, या फिर हम अगर अच्छी स्टडी करेंगे तो हमको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, इनाम मिलेगा, तो इसे हम एक्सटर्नल सोर्सेज कहेंगे। तो ये जो पेडागोजी मॉडल है, यहाँ पर स्टूडेंट जो है ये पैसिव होता है, यहाँ पर उसके अंदर मोटिवेशन हमको लाना पड़ता है। कैसे, एक्सटर्नल सोर्सेज के ज़रिए, यानी हम उसको चाहे तो रिवॉर्ड्स दे सकते हैं कि अगर एग्ज़ाम में या जो भी आप चीज़ें सिखा रहे हो, अगर ये जो भी बच्चा अच्छे से करेगा तो उसको हम इनाम देंगे, चॉकलेट देंगे, कुछ भी गिफ्ट वगैरह देंगे, या उसको 5 स्टार मिलेंगे। इस तरह से ये एक्सटर्नल सोर्सेज के ज़रिए जो है पेडागोजी मॉडल के अंदर बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। यानी ये यहाँ पर स्टूडेंट जो है ये बिल्कुल पूरी तरह से पैसिव होते हैं। यहाँ पर टीचर जो है ये एक्टिव होता है, टीचर ही बताता है, टीचर ही पूरा जो प्रोसेस होता है उसको हैंडल करता है। स्टूडेंट यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। उसके बाद हमने देखे थे एंड्रागोजी मॉडल। अब एंड्रागोजी मॉडल क्या होता है, देखिए सेल्फ डायरेक्टेड एंड गोल ड्राइवन लर्निंग, यानी जो एंड्रागोजी मॉडल क्या होता है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट है सेल्फ डायरेक्टेड होता है, यानी यहाँ पर स्टूडेंट सेल्फ मोटिवेटेड होता है, उसको खुद से पढ़ने की चाहत होती है। जैसे अगर अभी हम हमारी बात करेंगे, जैसे अभी आपको सेट का एग्ज़ाम देना है या आपको एनटीए नेट करना है, तो यहाँ पर किसी ने आप पर फोर्स नहीं किया कि ये आपको देना ही पड़ेगा या आपको ये पढ़ना ही है। अभी आप जो है सेल्फ डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, आपके ऊपर है। अगर आपको स्टडी करना है या आपको आगे एनटीए नेट या यूजीसी नेट या सेट वगैरह अगर आपको क्लियर करना है, तो आप खुद से मोटिवेटेड है, आपके खुद की चाहत है, ये आपका खुद का डिसीजन है, यानी आप जो है सेल्फ मोटिवेटेड है इस चीज़ को करने के लिए। आपको किसी ने, आपके पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती नहीं बिठाया कि आपको ये लेक्चर देखना है या आपको जो है ये स्टडी करनी है। तो इस एज में जो है आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, और जो आपकी लर्निंग होती है ये गोल डायरेक्टेड होती है। गोल यानी कि आपका मकसद है कि आपको सेट क्वालिफाई करना है, नेट क्वालिफाई करना है, इसके लिए आप जो है स्टडी कर रहे हैं, यानी गोल डायरेक्टेड यहाँ पर बिहेवियर होता है।
इट यूजेज रोल प्लेज सिमुलेशन एंड सेल्फ इवेलुएशन स्ट्रेटजी, यानी यहाँ पर जो है सेल्फ इवेलुएशन होता है कि भाई हमको कितना आता है, हमें और कितनी मेहनत की ज़रूरत है, और कितनी स्ट्रैटेजी हमको क्या यूज़ करनी है, कौन कौन से टॉपिक अभी हमको ज़्यादा पढ़ने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप खुद इवेलुएट करते हैं, आप खुद आपके रोल मॉडल होते हैं। द लर्नर्स आर इंडिपेंडेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्वर, यानी जो सीखने वाला है यहाँ पर अपने टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पर टीचर सिर्फ फैसिलिटेटर का काम करता है, यानी सिर्फ टीचर उसको गाइड करेगा। लेकिन जो लर्नर है यहाँ पर खुद से जो है इंडिपेंडेंट होता है, खुद अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला होता है, खुद से मोटिवेटेड होता है। लर्नर सीक गाइडेंस फॉर द डायरेक्शन ऑफ देयर लर्निंग, यानी यहाँ पर लर्नर को सिर्फ एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। जैसे अभी आपको सेट या नेट करना है तो आप आपके बस किसी सीनियर से या आपके टीचर्स वगैरह से गाइडेंस लेंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, लेकिन वो गाइडेंस लेने भी आप क्यों जाएंगे? क्योंकि आप खुद से मोटिवेटेड है, आपको खुद वो चीज़ करनी है। आपके जो मेंटोर हैं या आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, उन्होंने तो नहीं कहा ना कि हमारे पास आओ और हमसे गाइडेंस लो। नहीं, ये आपका खुद का डिसीजन है, आपको सेट नेट क्वालिफाइड करना है, इसके लिए आपको जो है गाइडेंस की ज़रूरत है और आप खुद उनके पास चलकर जाते हैं। यानी यहाँ पर जो है सेल्फ मोटिवेशन का ज़्यादा रोल होता है। मोटिवेशन इज़ इंट्रिंसिक, जैसे हमने देखे थे पेडागोजी मॉडल के अंदर कि मोटिवेशन कैसी होती है, वहाँ पर एक्सट्रिंसिक होती है, यानी एक्सटर्नल सोर्सेज से हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं, जैसे उनको चॉकलेट वगैरह, गिफ्ट वगैरह, ये रिवॉर्ड्स वगैरह की लालच देकर। लेकिन यहाँ पर जो है मोटिवेशन इंट्रिंसिक होता है, यानी आप खुद अंदर से मोटिवेटेड होते हैं, आप खुद से मोटिवेटेड होते हैं किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। ओके, और अब एक होता है ह्यूटागोजी मॉडल। यहाँ पर जो है ह्यूटागोजी मॉडल, ये जो है टोटल पूरी तरह से जो है सेल्फ लर्निंग है। यानी यहाँ पर जो है जो एंड्रोगोजी है उसमें हमको किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर हम सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं लेकिन हमको किसी के गाइडेंस की ज़रूरत होती है। लेकिन ह्यूटागोजी में क्या होता है, सेल्फ डिटरमाइन लर्निंग होती है, यानी यहाँ पर आप जो है पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं। द लर्नर्स नो देयर डेस्टिनेशन एंड आर प्रॉब्लम फाइंडर्स, यानी लर्नर्स को पता होता है कि उसकी डेस्टिनेशन क्या है, उसकी जो मंजिल है वो क्या है, और वो जो है अपने प्रॉब्लम का खुद सोल्यूशन निकालता है। यहाँ पर भी देखेंगे हम ह्यूटागोजी और जो एंड्रोगोजी, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ इतना फ़र्क है कि भाई एंड्रोगोजी में आपको जो है किसी के गाइडेंस की ज़रूरत होती है, ह्यूटागोजी में जो है आप खुद से सारी चीज़ें कर लेते हैं। बस इतना माइनर सा इसमें फ़र्क है। यहाँ पर भी जो है इंटरनल मोटिवेशन ही होता है, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं हम लोग सीखने के लिए, लर्नर ऑफ देयर ओन नीड्स, यानी अपनी खुद की ज़रूरत के लिए हम लोग चीज़ें सीखते हैं। जैसे अभी आपको सेट करना है तो इसलिए आप सीख रहे हैं। लर्नर एक्सेप्ट फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर लर्निंग, और यहाँ पर जो हमने देखे पेडागोजी में लर्नर बिल्कुल भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, लेकिन ह्यूटागोजी मॉडल के अंदर क्या होता है कि लर्नर अपनी जिम्मेदारी खुद से लेता है। जैसे आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको अगर सेट क्वालिफाइड करना है तो आपको कितने घंटे स्टडी करनी है, क्या स्टडी करनी है, आपकी खुद की जिम्मेदारी होती है। कोई आपको ज़बरदस्ती उठाकर नहीं बिठाएगा सुबह सुबह कि आपको एग्ज़ाम देना है और आपको स्टडी करनी है, या आप खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप खुद अपना टाइम टेबल क्रिएट करते हैं। ओके, लर्नर्स आर इंक्वायरी ड्राइवन। ह्यूटागोजी मॉडल में क्या होता है कि लर्नर्स इंक्वायरी करते रहते हैं, जैसे कोई चीज़ उसको समझ में नहीं आती है तो वो इंक्वायरी बेस चीज़ों से उनको सीख लेता है, यानी खुद से इंक्वायरी करता है, बल्कि कोई आकर उसको बताएगा, कोई समझाएगा। जैसे कि पेडागोजी मॉडल में होता है कि वो पैसिव होता है लर्नर, जो टीचर होता है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है, कैसे कब क्या कितना समझाना है। तो या लेकिन ह्यूटागोजी में क्या होता है कि लर्नर जो है ये खुद से इंक्वायरी करता है, कोई चीज़ है उसको नहीं लगती है, कोई चीज़ न्यू है या समझ में नहीं आ रही है, तो वो खुद से उसको इंक्वायरी करता है। मोटिवेशन लाइज इन एक्सपीरियंसिंग फ्लो एंड नोइंग हाउ टू लर्न, यानी यहाँ पर किस तरह से उसको लर्न करना है, क्या लर्न करना है, इन चीज़ों से उसको मोटिवेशन मिलता है। तो इस तरह से ये 3 मॉडल हमने ऑलरेडी देख चुके थे, लेकिन आज इसका हमने यहाँ पर रिवीजन लिए कि पेडागोजी मॉडल में स्टूडेंट पैसिव होता है, टीचर एक्टिव होता है। एंड्रोगोजी मॉडल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट एक्टिव होता है और टीचर सिर्फ फैसिलिटेटर का काम करता है। लेकिन ह्यूटागोजी के अंदर जो स्टूडेंट है वो टोटली सेल्फ डिपेंडेंट होता है या इंडिपेंडेंट होता है, खुद से सारी चीज़ें करता है, खुद ही अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, खुद ही मोटिवेटेड होता है, खुद ही डिसाइड करता है क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ओके, तो ये 3 मॉडल हमने देखे थे। इसके बाद हमने क्या देखे थे, इसके बाद हमने लेवल देखे थे, क्या डिफरेंट लेवल देखे थे। सबसे पहले मेमोरी लेवल देखे थे जो कि हर्बर्ट ने दिया था। मेमोरी लेवल यानी यहाँ पर ये बच्चे जो है इनिशियल स्टेज के जो बच्चे होते हैं, खासकर अगर हम देखेंगे तो छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं ये मेमोरी लेवल का काम करते हैं, यानी चीज़ों को रट्टा मारना। तो इसका जो है हर्बर्ट ने ये जो कंसेप्ट दिया था। उसके बाद हमने अंडरस्टैंडिंग लेवल देखे थे कि आगे की एज में थोड़ा
मिडल एज में जाने के बाद जो बच्चे होते हैं वो चीज़ों को समझने लगते हैं। और ये जो कंसेप्ट किसने दिया था, मॉरिसन ने दिया था। इसकी डिटेल अगर आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन तो फर्स्ट वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हमने देखे थे कि रिफ्लेक्टिव लेवल यानी जो चीज़ें बच्चों ने याद की है, जो बच्चों ने सीखे समझे, अब उसको वो अप्लाई करते हैं, तो ये हाईएस्ट लेवल होता है लर्निंग का। ओके, तो ये रिफ्लेक्टिव लेवल, इस तरह से 3 लेवल देखे। फर्स्ट लेवल मेमोरी लेवल जो कि हर्बर्ट ने दिया था, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल जो कि मॉरिसन ने दिया था, और थर्ड हमने देखे रिफ्लेक्टिव लेवल जो कि हंट ने दिया था। आज जो है हम देखेंगे मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग, और फिर ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए, ऑलरेडी हम लोगों के बहुत काफ़ी दिन चले गए हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है वो तो भी मैं आपके कवर करवाऊँ, प्लस उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमको करने हैं। ओके, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, ये जो 4 टॉपिक है ये आपके थ्योरेटिकल है। इंशाल्लाह इसका सिलेबस कवर करवाने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। उसके बाद जो है आपका कॉम्प्रीहेंशन यानी आपको पैराग्राफ आता है तो उसका आपको सिर्फ एक आइडिया बता दूंगी कि कैसे उसको सॉल्व करना है। उसके बाद जो है आपका लॉजिकल रीजनिंग है, जिसके अंदर आपको वेन डायग्राम आएगा, फिर जो लॉजिकल रीजनिंग के नंबर सीरीज़ वगैरह के क्वेश्चन है, इंशाल्लाह इनके भी एक एक दो दो क्वेश्चन हम लोग ज़रूर देखेंगे। या फिर आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि मैंने जो रीजनिंग है उसके काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल है, उनमें से आप नंबर सीरीज़ की वीडियोस, कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो देख सकते हैं ये, और आपको हेल्पफुल होंगी सेट के एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो चलिए हम मैग्जिम्स देखते हैं। मैग्जिम्स यानी क्या होते हैं? मैग्जिम्स एक तरह के रूल ही होते हैं, यानी किसी टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में कौन से रूल हमको फॉलो करने चाहिए कि हमारी टीचिंग जो है वो इफ़ेक्टिव बन जाए, असरदार हो जाए, कि भाई हम जो चीज़ें समझा रहे हैं वो बच्चों को समझ में आने लगे। तो इसके भी हर चीज़ का एक तरीका होता है। जैसे आप कोई सब्ज़ी भी अगर बना रहे हैं तो उसका तरीका है कि सबसे पहले आप जो है ऑयल को आप गरम करेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें उसमें डालेंगे। ऐसा नहीं कि आप सारी चीज़ें पहले कढ़ाई में डाल देंगे और फिर ऊपर से ऑयल छोड़ देंगे बाद में कच्चा, बिल्कुल भी नहीं। तो हम क्या करते हैं, हर चीज़ का एक तरीका होता है, उसी सीक्वेंस से अगर हम करेंगे तो चीज़ें जो है वो फ़ायदेमंद साबित होती है। इस तरह से टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस भी है, अगर सही तरीके से किया जाए तो ये इफ़ेक्टिव हो सकता है। तो उसके कुछ मैग्जिम्स है यानी कुछ तदरीसी जो है यहाँ पर कुछ उसूल दिए गए हैं। जैसे सबसे पहला है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी आपको कैसे पढ़ाना है बच्चों को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी बच्चों को सबसे पहले सिंपल सिंपल चीज़ें जो हैं आपको बतानी है आपके स्टूडेंट को, उसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ जाना है। द टीचर शुड स्टार्ट विथ सिंपल थिंग्स एंड आइडियाज़ एंड दीज कैन बी डन विथ डे टू डे एग्जाम्पल। यानी वो सिंपल थिंग्स और आइडियाज़ कौन सी होनी चाहिए, तो आपके डे टू डे एग्जाम्पल्स में से होनी चाहिए। आपकी जो रियल लाइफ है वो रियल लाइफ में आप कौन सी चीज़ें उससे रिलेटेड, आपके कंसेप्ट से रिलेटेड यूज़ करते हैं, या रियल लाइफ जैसे अगर आप सपोज स्टूडेंट को किसी ट्री के बारे में बता रहे हैं तो आपके आसपास में जो भी ट्रीज़ वगैरह अवेलेबल हैं आप पहले बच्चों को उनके बारे में बताइए, क्योंकि वो डेली उसको देखते हैं, उसको फील करते हैं, उसके जो लीव्स वगैरह हैं उसको हाथ में ले सकते हैं। तो यानी आप क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल चीज़ें बच्चों को सिखाएंगे, और ये सिंपल चीज़ें आप कैसे बताएंगे, आपके डे टू डे लाइफ से उसको जोड़ेंगे। इफ़ पॉसिबल देन ग्रेजुअली अ टीचर कैन मूव टूवर्ड्स कंसेप्ट एंड टेक्निकल टर्म्स, यानी अगर पॉसिबल है तो आप सबसे पहले उनको रियल लाइफ से जोड़िए, उसके बाद जो है टेक्निकल टर्म की तरफ आप जाइए। दिस क्रिएट इंटरेस्ट अमंग लर्नर्स टू एक्वायर न्यू नॉलेज, दिस हेल्पफुल इन बेटर रिटेंशन। यानी इसकी वजह से क्या होगा कि बच्चों को इंटरेस्ट आएंगे। यानी अगर आप स्टार्टिंग से ही बच्चों को एकदम टेक्निकल कंसेप्ट अगर सिखाने बैठ जाएंगे, जैसे अगर सपोज आपको बच्चों को प्लस सिखाना है, एडिशन सिखाना है, तो आप पहले रियल लाइफ में जो वो चीज़ें यूज़ करते पहले उनको एडिशन बताइए। जैसे आप चॉकलेट ले जाइए, फिर चॉकलेट को आप बताइए कि मेरे हाथ में 2 चॉकलेट है, आपके हाथ में 3 है, टोटल कितने हुए। इस तरह से आप रियल लाइफ चीज़ों का इस्तेमाल करके उनको सिखा सकते हैं। डायरेक्टली अगर आप ब्लैक बोर्ड पे लिखना स्टार्ट कर देंगे, ये प्लस का साइन है, आप डायरेक्टली उनको बता देंगे कि ये प्लस का साइन है, फिर ये 2 + 3 अगर हम करेंगे तो इनको मिलाना है हमको, फिर इसका जो आंसर आएगा ये 5 आएगा। तो ये आसान चीज़ भी बच्चों को काफ़ी डिफिकल्ट लगेंगी। तो इसके लिए जो है आपको आसान से मुश्किल की तरफ जाना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि आपको आसान से मुश्किल की तरफ जाना है, सरल टू कठिन जो हम कहेंगे इसको। ओके, अब उसके बाद क्या है, देखिए फ्रॉम नोन टू अननोन, यानी मालूम से ना मालूम की तरफ। यानी जो चीज़ें आप बच्चों को पता है पहले आप उन चीज़ों से अवेयर करवाइए। जैसे सपोज़ आपको किसी वाइल्ड एनिमल के बारे में बच्चों को पढ़ाना है, तो पहले आप उनको पेट एनिमल के बारे में बताइए जो वो अपने आसपास देखते हैं, जैसे बकरियाँ हो गई, बिल्लियाँ हो गई, डॉग्स वगैरह जो वो बच्चे रोज़ाना देखते हैं। आप पहले ऐसे एनिमल्स के बारे में उनको बताएंगे, फिर आप जो है उनको वाइल्ड एनिमल के बारे में बताएंगे कि भाई इन एनिमल्स के अलावा भी कुछ एनिमल्स होते हैं जो हम नहीं देखते, जो हमें डेली नहीं देखने को मिलते, जो जंगल में रहते हैं। इस तरह से आप उनको
मालूम से नामालूम की तरफ जोड़ सकते हैं। ओके, फ्रॉम सीन टू अनसीन, यानी जो चीज़ें वो देखते हैं उसकी उससे जो चीज़ें उनको नहीं दिखाई देती उससे आपको जोड़ना चाहिए। ओके, द स्टूडेंट शुड बी इम्पार्टेड नॉलेज अबाउट द प्रेजेंट एंड देन दे कैन अंडरस्टैंड द पास्ट एंड द फ्यूचर बेटर, यानी पहले आप बच्चों को प्रेजेंट बताइए, जो प्रेजेंट में चल रहा है, पहले जो दिख रहा है उनको पहले वो चीज़ें बताइए, फिर फ्यूचर में क्या हो सकता है, पास्ट में क्या था, उसके बारे में आप उनको बाद में बताइए। जैसे अभी अभी आप उनको बताएंगे, जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, कि भाई अभी हम एट प्रेजेंट जो है मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं हर चीज़ के लिए, हर जगह। छोटे से छोटे बच्चे को मोबाइल फ़ोन हैंडल करना आता है। फिर आप उनको, जैसे अभी उनको अभी जो चीज़ दिख रही है आप उसके बारे में बता देंगे। फिर आप इसको कनेक्ट करेंगे कि पास्ट में जो है मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करता था, सिर्फ एक टेलीफोन हुआ करता था जिससे सिर्फ बातें सुनाई देती थी, जिससे हम ना किसी इंसान को देख सकते थे, ना हम कोई मैसेजेस सेंड कर सकते थे, हम सिर्फ उससे फ़ोन पर उसकी आवाज़ सुन सकते थे। फिर उसके बाद आप फ्यूचर के बारे में उनको प्रेडिक्शन बता सकते हैं कि भाई फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में तो बहुत कुछ हो सकता है, रोबोट निकल जाएंगे, जो भी एडवांसमेंट आ जाएंगी इस तरह से। यानी पहले जो चीज़ें उनको दिखाई देती हैं, जो उनके सामने मौजूद है, पहले उसके एग्जाम्पल्स दीजिए, फिर आप प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, होप समझ में आ रहा होगा आपको सभी। उसके बाद क्या देखिए, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी पहले बच्चों को कॉन्क्रीट चीज़ें बताइए, जैसे वो जो छू सकते हैं, जो टच कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अभी बच्चों को अगर आपको एडिशन सिखाना है तो पहले आप उनको चॉकलेट्स, गोलियां वगैरह लिचाइए, बच्चों के हाथ में दीजिए, बच्चे उसको टच करेंगे, फील करेंगे, बच्चों को काउंट करने लगाइए। उसके बाद जो प्लस माइनस का कंसेप्ट आप उसको सिखाइए। तो ये जो चॉकलेट है ये कॉन्क्रीट हो गया, फिर आप इसके ज़रिए जो उनको कंसेप्ट सिखाने जा रहे हैं प्लस या माइनस, ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया। तो इस तरह ये कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जो है इसको हम कहेंगे, यानी बच्चों को पहले कॉन्क्रीट मटेरियल के ज़रिए आप समझाइए, जो आप वो टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। उसके बाद जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में बताइए, यानी जो वो छू नहीं सकते, सिर्फ उनको फील करना होता है। ओके, उसके बाद फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, यानी सबसे पहले आप किसी पर्टिकुलर चीज़ की बच्चों को मिसाल दीजिए। उसके बाद एक जनरल रूल बताइए, जैसे अगर आपको सपोज बच्चों को नाउन पढ़ाना है, मैं यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट की मिसालें दे रही हूँ। जैसे सपोज आपको बच्चे को नाउन पढ़ाना है तो पहले आप उसको स्पेसिफिक पर्टिकुलर जो है मिसालें दे दीजिए। पर्टिकुलर यानी क्या, जैसे मिसालें जो होती है वो पर्टिकुलर होती है, जैसे आप आपका नाम बताएंगे, शहर का नाम बताएंगे, ये सब चीज़ें पर्टिकुलर है। ओके, जैसे आप किसी जानवर का नाम बताएंगे, बाद में जो जनरल कंसेप्ट है नाउन की, आप वो बच्चों को बताएंगे कि ये जो है नाम जानवर का, इंसान का, नदियों का, पहाड़ों का, जिनका भी जो नाम है, आम तौर पर इन नाम को हम नाउन कहते हैं। तो इस तरह से जो है पर्टिकुलर से जनरल की तरफ आप बच्चों को लेकर जाएंगे तो उनको जल्दी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी कोई भी चीज़, जब बच्चा अगर किसी चीज़ को पूरा होल देखता है, पूरा एक यूनिट मानकर चलता है, तो वो उसको जल्दी समझ में आती है। जैसे अगर अब इंसान की बॉडी हो गई तो पहले उसको पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर, पहले हम होल बॉडी दिखाएंगे, उसके बाद हम उसको बताएंगे कि बाबा ये हाथ है, ये पैर है, इस तरह से, मतलब बाद में हम उसको अलग अलग पार्ट बताएंगे, फिर वो अलग अलग पार्ट के क्या फंक्शन है हम उसको वो बताएंगे। यानी पहले बच्चों को पूरी कंसेप्ट बताइए, फिर उसके पार्ट करके उसको एनालाइज करिए आप। ओके, तो जनरली साइकोलॉजिस्ट हैव प्रूव दैट वी फर्स्ट सी द होल, यानी साइकोलॉजिस्ट ने ये प्रूव किया है कि पहले हमारी जो नज़र है होल पर पड़ती है। जैसे कोई इंसान आपके सामने आ गया तो पहले पूरे होल पर आए, यानी उसके पूरे फेस से लेके, उसके हेड से लेके टो तक आप मतलब उसको एक यूनिट मानकर चलेंगे। ओके, लेकिन फिर बाद में आप एनालाइज करेंगे कि भाई इसने कैसे कपड़े पहने हैं, इसका हेयर स्टाइल कैसा है, इसके शूज़ कैसे है, इसका बात कैसा करता है, ये बाद में आप जो है उसको पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पहले जो नज़र है हमारी होल पर जाती है, मुकम्मल पर जाती है, इसके लिए आपको पहले होल कंसेप्ट बच्चों को पढ़ानी है। उसके बाद जो है आपको पार्ट की तरफ जाना है। जैसे पहले एग्जांपल यहाँ पर दिया गया कि पहले आप बच्चों को पूरा ट्री के बारे में बताइए कि भाई ये एक तरह का दरख्त है, ये एक तरह का जो ट्री है। उसके बाद उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताइए कि ये इसकी ट्रंक है, ये ब्रांचेस है, ये लीव्स है, यानी ये इसका तना है, ये इसकी शाखें हैं, ये इसकी पत्तियां हैं। इस तरह से बाद में जो है आप उसके अलग अलग पार्ट के बारे में उनको समझा सकते हैं। दस द इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट, यानी सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है वो है किसी भी चीज़ का टॉपिक को समझना, उसके ओवरव्यू को समझना, यानी ऑल ओवर उसको वो कैसा है उसको समझना। बाद में जो है उस टॉपिक के एक एक पार्ट को जो है हम समझेंगे। जैसे पोएम है, पहले आप पूरी पोएम बच्चों को रीड करके बताएंगे, उसके बाद उसके छोटे छोटे पार्ट करके जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरह से ये फ्रॉम होल टू पार्ट आपको जाना है। फ्रॉम इनडेफिनेट टू डेफिनेट, यानी कैसे करना है, द टीचर शुड हैव टू ट्रांसफॉर्म इनडेफिनेट नॉलेज इनटू डेफिनेट वन एंड एम टू क्लेरिफाई द डाउट्स ऑफ द स्टूडेंट, यानी जो इनडेफिनेट नॉलेज है उससे आप जो बच्चों को पता है, जो वो जानते हैं डेफिनेट नॉलेज, उसकी तरफ आप बच्चों को लेकर जाइए, उनके डाउट वगैरह जो है उसको आप क्लियर करिए। तो इस तरह से ये इनडेफिनेट से डेफिनेट की तरफ आपको
जाना है, ये उसी तरह से हो गया जो मालूम से ना मालूम की तरह। ओके, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज साइकोलॉजिकल ऑर्डर इज मोर इम्पॉर्टेंट, वेयर एज फॉर ग्रोन अप लर्नर्स लॉजिकल ऑर्डर इज एम्फेसाइज मोर। यानी अगर आप इनिशियल स्टेज कम उम्र के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो साइकोलॉजिकल ऑर्डर से ही आपको जाना है। ओके, फ्रॉम साइकोलॉजिकल ऑर्डर से ही जो है आपको जाना है। लेकिन अगर ग्रोन अप चिल्ड्रन है, थोड़े एज ज़्यादा है उन बच्चों की, तो आप लॉजिकल चीज़ें भी उनको बता सकते हैं। साइकोलॉजिकल यानी क्या, जैसे अगर आप देखेंगे तो बच्चों को जो है 5 सेंसरी मोटर्स के जरिए जल्दी समझ में आता है, तो आप पहले बच्चों को ऐसी चीज़ें बताइए जो उनके सेंसस से उनको जल्दी से समझ में आती है। यानी साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है ये, कि भाई साइकोलॉजिकली बच्चों को ये चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएंगी जो उनके सेंसस से कनेक्टेड है। उसके बाद आप उनको लॉजिकल चीज़ें बताइए, जो भी एब्स्ट्रैक्ट वगैरह चीज़ें हैं, फिर उसके बाद आप उनको बताइए। फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। अब एनालिसिस यानी क्या, जैसे हमने फ्रॉम होल टू पार्ट देखे, तो ये इसका उल्टा है। सबसे पहले आप एनालाइज करिए, यानी उसके टुकड़े टुकड़े करिए किसी भी चीज़ के। देखिए, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ पर होल टू पार्ट वाली कंसेप्ट ज़्यादा अच्छी होती है, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ पर एनालाइज टू सिंथेसिस, यानी पहले पार्ट बताएंगे उसके बाद पूरी चीज़ की तरफ फोकस करेंगे। ओके, इनिशियली द स्टूडेंट हैव लिटिल और वेग नॉलेज अबाउट द सिंथेसिस मीन्स टू अंडरस्टैंड बाय कनेक्टिंग द नॉलेज acquired through analyzing a part. A teacher should use एनालिटिक सिंथेटिक मेथड। यानी जो स्टूडेंट होता है वो कैसा होता है, यहाँ पर इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में उसको बहुत कम नॉलेज होती है किसी भी टॉपिक की। तो एनालाइजिंग मीन्स क्या, हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को डिवाइड करेंगे। हम छोटे छोटे पार्ट में जो है हम उसको प्रॉब्लम को डिवाइड करेंगे। ओके, फिर जो है उन पार्ट को जो है आप एक एक एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद उसको कनेक्ट करके बताएंगे कि ये पूरे पार्ट मिलकर एक ही चीज़ बन रही है। ओके, तो यहाँ पर एनालाइज का मीन्स क्या होगा, डिवाइडिंग इनटू इट्स कंस्टिट्यूट। यानी किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी चीज़ को समझाने के लिए पहले आप उसको डिवाइड करेंगे एंड देन दीज स्टडीड, उसके बाद उनकी अच्छे से स्टडी करेंगे। सिंथेसिस मीन्स टू अंडरस्टैंड बाय कनेक्टिंग दैम, कनेक्टिंग द नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू एनालाइजिंग द पार्ट्स। यानी फिर आप सिंथेसिस करेंगे उन पार्ट्स को, जो भी आपने अलग अलग पार्ट बताए, जैसे अभी बॉडी पार्ट्स हो गए आपके, तो आप हाथ के बारे में बताएंगे, पैरों के बारे में बताएंगे, आपके सर के बारे में, बालों के, कानों के, नाक, मुंह, मतलब पूरे बॉडी पार्ट्स की चीज़ों को अलग अलग करके बच्चों को बताएंगे, उनके फंक्शंस बताएंगे। उसके बाद उनको सिंथेसाइज करेंगे। सिंथेसाइज यानी क्या, उनको एकजुट करेंगे और फिर बताएंगे कि ये पूरा मिलकर हमारी बॉडी बनती है, जो कि कोऑपरेशन से काम करती है, एक साथ मिलकर काम करती है। ओके, तो ये हो गया हमारा एनालाइज टू सिंथेसिस, यानी पहले चीज़ों को तोड़ तोड़ कर फिर उसके बाद उसको पूरा से कनेक्ट करके आपको बताना है। ओके, अब फॉलो नेचर यानी कि इट मीन्स टू रेगुलेट द एजुकेशन ऑफ अ पीपल अकॉर्डिंग टू हिज नेचर। यानी बच्चे के नेचर के हिसाब से जो है आपको एजुकेशन बच्चों को देना है, आपको वही तरीके यूज़ करने हैं, वही मेथड यूज़ करने हैं जो बच्चों के नेचर के हिसाब से सही है। ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, द टाइप ऑफ सेंसेस, यानी बच्चों को आपके जो बच्चों के जो 5 सेंसेस हैं आपको उनका यूज़ करना है। जैसे अभी स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि बच्चे के जो 5 सेंसेस है उसके ज़रिए बच्चे जल्दी सीखते हैं। जैसे देखना हो गया, छूना हो गया, सुनना हो गया, बोलना हो गया, टच करना हो गया, तो ये सारी चीज़ों से बच्चे जल्दी सीखते हैं। ये एक तरह का गेटवे होता है नॉलेज का, यानी किसी भी नॉलेज को हासिल करने का ये गेट होता है। हमारे जो सेंसरी जो 5 सेंसेस है वो नॉलेज को मालूम करने का, नॉलेज को जानने का एक तरह का गेटवे है। इट इज़ बेटर इफ़ ऑल और मैक्सिमम ऑफ दीज सेंसेस कैन बी अप्लाइड इन टीचिंग। मेन Montessori and फॉरबेल आर द मेन प्रपोनेंट ऑफ दिस मैगजीम। यानी हाँ, ये बेहतर होगा कि अगर किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए आप पूरे 5 सेंसेस का यूज़ करें। और जो मारिया मॉन्टेसरी और जो फ्रोबेल हैं, इन लोगों ने ये जो सेंसरी जो 5 सेंसेस है इनका कंसेप्ट सबसे पहले दिया था कि जो स्टूडेंट होता है अपने सेंसेस के ज़रिए जल्दी सीखता है। यानी जो बच्चा देख कर, छू कर, टच करके, महसूस करके जितना सीखेगा, सिर्फ ऊपरी ऊपरी बातों से वो उतना नहीं सीख पाएंगे। यानी बच्चों को खुद हमको एक्सपीरियंस करवाना है। तो यहाँ पर क्या है, सेंसस के जरिए बच्चा जल्दी से सीखता है, इसके लिए 5 सेंसस का यूज़ जो है आपको यहाँ पर करना है। इनकरेजमेंट टू सेल्फ स्टडी, यानी डाल्टन सिस्टम इज बेस्ड ऑन सेल्फ स्टडी। तो यहाँ पर हम जो है इनकरेजमेंट, हमको बच्चों को इनकरेज करना है, सेल्फ स्टडी की तरफ उनको ले जाना है। यानी पहले जैसे हमने देखा था कि पहले पेडागोजी मॉडल, फिर उसके बाद ह्यूटागोजी मॉडल आया कि पेडागोजी मॉडल में बच्चे पहले से पूरी तरह से टीचर पर डिपेंड होते हैं। फिर एंड्रोगोजी के अंदर स्टूडेंट जो है फैसिलिटेटर का काम करता है, स्टूडेंट को सिर्फ गाइड करने का काम करता है। और ह्यूटागोजी में तो हमने देखा कि बच्चा खुद ही अपने आप को गाइड कर लेता है, खुद ही सेल्फ डायरेक्टेड होता है, सेल्फ मोटिवेटेड होता है। तो इस तरह से इन पहले बच्चों को इनकरेज किया जाता है, उसके बाद जो है बच्चे खुद ही सेल्फ स्टडी या खुद से ही चीज़ों को सीखने लग जाते हैं। तो ये हुए हमारे मैगजीम्स। कौन कौन से देखे हमने, देखिए टोटल 12 मैगजीम्स देखे हमने। सबसे पहले हमने देखे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फिर नॉन। देखिए इन पर क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो जो इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ वही करेंगे।
फ्रॉम नोन टू अननोन, फ्रॉम सीन टू अनसीन, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, पर्टिकुलर टू जनरल, होल टू पार्ट, indefinite to definite, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, एंड एनालिसिस टू सिंथेसिस। फिर फॉलो अ नेचर, यानी स्टूडेंट के नेचर के मुताबिक आपको चलना है। फिर आपके 5 सेंसेस का भी आपको यूज़ करना है। फिर सेल्फ स्टडी की तरफ भी आपको बच्चों को ले जाना है। तो इस तरह से ये इसके मैगजिम्स हो गए। ओके, अब देखिए कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं यहाँ पर। अभी मैगजिम तो हमने देख ली, यानी उसके रूल्स, एक तरह के वो रूल्स ही हैं मैगजिम्स। अगर हम देखेंगे तो कि भाई पढ़ाते टाइम हमको कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, कौन से सिचुएशन के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से आपको कैसे पढ़ाना है। हाँ, प्रिंसिपल भी एक तरह के मैगजिम में ही आता है, एक मतलब मैगजिम का ही पार्ट हो गया प्रिंसिपल भी, कि भाई पढ़ाने के तरीके या उसूल, रूल्स हमको क्या क्या फॉलो करने हैं बच्चों को टीच कराते टाइम, कौन कौन से रूल्स जो है हमको यहाँ पर फॉलो करने हैं। ये हो गया प्रिंसिपल्स। तो देखिए सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन फॉलो होगा, यानी अगर बच्चे मोटिवेटेड हैं, क्यूरियस है, अगर उनके अंदर जुस्तजू है पढ़ने की, जानने की, तो ही वो बैठेंगे, तो ही वो पढ़ेंगे, तो ही वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हमको बच्चों को मोटिवेट करना है। ओके, सबसे पहले हमको क्या करना है, बच्चों को मोटिवेट करना है, क्यूरियोसिटी उनके अंदर लानी है, जुस्तजू उनके अंदर हमको पैदा करना है कि भाई ये जो हम तुमको मतलब नई नई चीज़ें सिखाने वाले हैं, या कोई नया टॉपिक अगर आप बच्चों को बताना चाहते हैं, तो उससे पहले आप बच्चों को, उसके लिए आप उनको क्यूरियस करिए, उनके अंदर जो है जुस्तजू पैदा कीजिए कि वो बच्चे जो है सीखने के लिए खुद मोटिवेट हो जाए। ओके, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी लर्निंग बाय डूइंग, यानी यहाँ पर क्या है, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होगा कि आपको बच्चों को सिर्फ पैसिव एजेंट बनाकर क्लास के अंदर नहीं बिठाना है कि बस आप बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, और बच्चा बैठा खामोशी से सुन रहा है। सुनने के बाद उसके दिमाग में कितना जा रहा है, नहीं जा रहा है, ये आपको क्या पता। तो बच्चों को जब आप किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे, उनको कोई चीज़ें करने के लिए कहेंगे, तो आपको इसे समझ में आ जाएगा कि भाई अगर बच्चा आपके इंस्ट्रक्शन को सही तरीके से फॉलो अगर कर रहा है, जो भी बताया जा रहा है, मतलब बच्चे को चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो इस तरह से लर्निंग बाय डूइंग के ज़रिए भी जो है आप बच्चों को बता सकते हैं। तो ये जो तरीका है, ये सबसे पहले किसने बताया था, फ्रॉबेल किंडरगार्टन सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, यानी जो फ्रॉबेल है उन्होंने जो किंडरगार्टन, जो केजी वाला सिस्टम, जैसे केजी में आप या नर्सरी में आप देखते होंगे कि बच्चों को खेल खेल में ज़्यादा चीज़ें सिखाई जाती है, प्ले वे मेथड का वहाँ पे यूज़ किया जाता है ताकि बच्चे करके सीखे। जैसे पोयम अगर बच्चों को पढ़ाना है तो सिर्फ बच्चे बैठे हैं और आप पोयम पढ़ा रहे हैं, वो आपके पीछे पढ़ रहे, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, बल्कि बच्चों को एक्टिंग करवाई जाती है, एक्शन से बच्चों को समझाया जाता है, सिखाया जाता है, ताकि बच्चे जल्दी से सीख सकें। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, यानी लर्निंग बाय डूइंग, बच्चों को करके आपको सिखाना है। ओके, जैसे सपोज यहाँ पर हो गया, स्टूडेंट आर आस्क्ड टू मेक चार्ट्स एंड मॉडल्स, यानी आप बच्चों को, अगर ज़्यादा एज के बच्चे, तो आप उनको चार्ट्स, मॉडल्स, कुछ प्रोजेक्ट वगैरह देकर इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर सपोज उनको, आपको अम्बेडकर जयंती के बारे में बच्चों को बताना है, तो आप बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए, आप उनको प्रैक्टिकल दीजिए कि भाई अम्बेडकर जयंती का फ़ोटो और उनके बारे में कुछ मालूमात आप लिख कर लाइए। तो बच्चा खुद से उसको ढूंढेगा, उसको सर्च करेगा, चाहे वो नेट पर हो, चाहे अपने बड़े से हो, चाहे किसी किताब में हो, फिर उसको तैयार करेगा। तो बच्चों को जल्दी से वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्या इंपॉर्टेंट है, हमको क्यों करना है, क्यों हम मनाते हैं अम्बेडकर जयंती। यानी बच्चा जब खुद से करेगा तब उसको समझ में आएगा। तो यहाँ पर आपको जैसे आप बच्चों का यूज़ कर सकते हैं चार्ट्स वगैरह बनाने के लिए भी, तो लर्निंग बाय डूइंग इस तरह से भी हो सकती है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, देखिए सबसे मेन प्रिंसिपल यही है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, यानी जब तक बच्चे को इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा, आप कितना भी उसको समझा ले, कितना भी सिखा दे, वो उसके सब सर के ऊपर से जाएगा, उसको बिल्कुल चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। जब उसका इंटरेस्ट होगा तभी जो है उसको चीज़ें समझ में आने लगेंगी और उसको चीज़ें आसान लगेंगी। By generating genuine interest among the learners community, the effectiveness of the teaching learning process can be increased, यानी बच्चों के अंदर सही तरीके से इंटरेस्ट पैदा करके ही जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाया जा सकता है। उसके बाद देखिए प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ, यानी हमने ऊपर भी देखे कि रियल लाइफ से जो है बच्चे को आपको जोड़ना है। ओके, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में भी हमने देखे कि जो भी चीज़ें आप बच्चों को बताने जा रहे हैं, तो उसको आप रियल लाइफ से जोड़िए आपके। ओके, लाइफ इज़ कंटिन्यूअस एक्सपीरियंसेस, लर्निंग लिंक विथ लाइफ कैन बी मोर एंडोरिंग, यानी यहाँ पे ये डबल डबल हो गया एक्सपीरियंसेस, टाइपिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। ओके, तो देखिए क्या है, लाइफ इज़ कंटिन्यूअस एक्सपीरियंसेस, यानी जो लाइफ है इसमें हमारे एक्सपीरियंसेस जो है तरह तरह की, ये हमेशा जब तक हम जिंदा है तब तक हमको जो है तरह तरह के तजुर्बात होते रहेंगे। तो अगर हम हमारी लर्निंग को उन तजुर्बात से, उन एक्सपीरियंस से अगर लिंक करेंगे, तो जो लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से होंगी और बच्चे के दिमाग में ज़्यादा दिनों तक वो कायम रहेंगी। तो आपको बच्चों को रियल लाइफ से उसके जोड़ना है। जैसे
सपोज़ आपको बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताना है, तो आप बच्चों को बताएँगे कि घर में इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली कौन-कौन सी चीज़ें हैं, या पंखा कैसे घूमता है, टीवी क्यों ऑन होती है। तो इस तरह से उनके घर में जो चीज़ें मौजूद है, जो रियल लाइफ़ में मौजूद है, उसके ज़रिए जो है आप बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं, किसी भी कंसेप्ट को जल्दी से क्लियर कर सकते हैं। तो रियल लाइफ़ से आपको बच्चों को जोड़ना है। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट एम। देखिए, अगर कोई चीज़ आपको करनी है, किसी मकसद को सामने रखकर अगर आप करेंगे, तो वो चीज़ ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी और स उसमें हमको कामयाबी मिलेंगी। तो इसके लिए टीचिंग का भी एक एम होना चाहिए कि आपको बच्चे को ये टॉपिक पढ़ाना है, तो क्यों पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या मकसद है इसके पीछे, कौन-कौन से ऑब्जेक्टिव्स है जो इस टॉपिक के बाद आपको बच्चों के थ्रू हासिल करने हैं। तो आपको एक डेफिनिट एम जो है वहाँ पर बनाना है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टीचिंग रिसोर्सेज एंड मेकिंग लर्निंग मोर फोकस। तो इसके ज़रिए क्या होगा कि टीचिंग जो है, हमारी टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है, और ज़्यादा सही तरीके से और ज़्यादा फोकस हम जो है इस पर दे पाएंगे। ओके, उसके बाद क्या देखिए, प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये कि अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं, या किसी भी क्लास में अगर आप टीच करने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले वहाँ के स्टूडेंट की नॉलेज आपको होना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको मालूम होने चाहिए। क्योंकि देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है। किसी को चीज़ें जल्दी समझ में आती है, किसी को लेट समझ में आती है। किसी बच्चे को बिना तस्वीरों के, बिना चार्ट के, बिना एग्जाम्पल के कुछ भी समझ में नहीं आता, और कोई बच्चा ज़बानी ही बहुत सारी चीज़ें समझ जाता है। तो ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, ये जो अलग अलग तरह के स्टूडेंट आपकी क्लास में होते हैं, इनके बारे में नॉलेज आपको रखना है, इनके बारे में मालूमात आपको चाहिए। ओके, कि भाई कौन से लेवल का बच्चा है, या कैसे एवरेज स्टूडेंट कैसे है क्लास में, ज़्यादातर कौन सा तरीका आप यूज़ कर सकते हैं कि इफ़ेक्टिव टीचिंग हो जाए। तो यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखकर ही प्लानिंग करनी होती है। ओके, अब देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन यानी क्या, जैसे सपोज अभी अभी जैसे ये टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये जो टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं बुक्स वगैरह में दी गई हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जो है सिलेक्टेड चीज़ें आपके सामने पेश कर रही हूँ, या सिलेक्टेड चीज़ें आपको बता रही हूँ जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, यानी बहुत सारा मटेरियल आपके पास है, लेकिन उसमें से सिलेक्टेड चीज़ें लेना जो कि बच्चे को फ़ायदा पहुँचा सके, या जो आपकी टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बना सके। जो टॉपिक आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं वो उससे रिलेटेड हो। तो इस तरह से आपको क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन का भी यूज़ करना है कि जो टीचिंग मटेरियल, जो भी चार्ट्स वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो आप जो भी टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, क्या उसके लिए रिलेवेंट है, क्या उसके ज़रिए बच्चे को चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये चीज़ें आपको ध्यान रखकर जो है सिलेक्शन करना है। जैसे अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड के बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारा मैटर है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड मैटर ही मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। तो इसे कहेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, यानी जो ज़रूरी है बस वही चीज़ें, वही कंटेंट बच्चों को समझाना, और गैर ज़रूरी चीज़ों को रद्द कर देना। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग देखिए क्या है, बगैर प्लानिंग के कोई भी चीज़ कामयाब नहीं हो सकती। तो सबसे पहले अगर आप क्लास में जा रहे हैं, तो उससे पहले आपको प्लानिंग करनी है कि इतनी क्लासेस में आपको इतने पीरियड लेने हैं, कौन से टॉपिक पढ़ाने हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, एक लेक्चर के अंदर कितना टॉपिक कवर हो सकता है, टीचिंग एड कौन से यूज़ करने हैं। ये सारी प्लानिंग जो है आपको स्टार्टिंग में ही कर लेनी चाहिए। एवरी टीचर हैज़ सर्टेन टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी हर टीचर के जो है कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, कुछ मकसद है। एंड हेंस टीचिंग शुड बी सिस्टमैटिक टू मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज विद इन द टाइम लिमिट। तो यहाँ पर जो है टीचिंग इस तरह से होनी चाहिए कि जो भी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं उसका ऑप्टिमम यानी सही तरीके से जो है आप यूज़ कर सके। इसके लिए आपको जो है सबसे पहले प्लानिंग करनी है, तो तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर आपको यूज़ करनी है। उसके बाद ये अगला है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन। टू मेक लर्निंग ईजियर द सब्जेक्ट मैटर शुड बी डिवाइडेड इनटू यूनिट्स एंड देयर शुड बी लिंक बिटवीन द यूनिट्स, यानी टॉपिक को या सब्जेक्ट को ईजी करने के लिए क्या किया गया है, अलग अलग यूनिट बनाए गए हैं, और वह यूनिट जो है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन। प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन क्या है, ये भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चीज़, जैसे अभी आपने ये पढ़ लिया, जो भी मैंने आपको समझाया ये आपने पढ़ लिया, आपको अभी याद भी होगा, लेकिन जब आप खुद से इसको रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक आपको कितना समझ में आया, कितना याद है, ये आप खुद भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो रिवीजन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टू मेक लर्निंग enduring the acquired knowledge should be revised immediately and repeatedly, यानी हमने जो पढ़ा है अगर वो ज़्यादा दिनों तक हमको महफूज रखना है अपने दिमाग में, तो हमको क्या करना है, हमको बार बार उसको रिवाइज करना है, बार बार उस चीज़ को रिपीट करना है ताकि वो हमारे दिमाग में फिट हो जाए। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन, अब क्या है देखिए ये,
हाँ, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन क्या है, देखिए दिस प्रिंसिपल इज मस्ट टू मेक द क्लासरूम इन्वायरमेंट ह्यूमरस एंड क्रिएटिव। आप क्रिएशन एंड रिक्रिएशन यानी कि जैसे कुछ प्रोजेक्ट आप बच्चों को दे देंगे, कुछ उनको नई नई चीज़ें तैयार करने के लिए कहेंगे, कुछ वेस्टेज मटेरियल से आप कहेंगे कि कुछ नया बना कर लाओ, तो इस तरह से जो है क्रिएशन आप बच्चों के अंदर पैदा कर सकते हैं। और ये जो प्रिंसिपल है ये क्लासरूम इन्वायरमेंट को क्रिएटिव और ह्यूमरस बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग, अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग का मतलब क्या होता है कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उनके साथ आपको डेमोक्रेटिक रूल्स जो है अपनाने हैं, यानी आपको हर बच्चे के साथ सही सलूक करना है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी मोहल्ले का हो, कोई भी ज़बान बोलने वाला हो, सारे स्टूडेंट आपके लिए सेम है। तो डेमोक्रेटिक यानी कि हर बच्चे को अपने ख़यालात बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने की आज़ादी होनी चाहिए। आप उनको पिछड़ा हुआ या निचली ज़ात का या बैकवर्ड क्लास का बोलकर अलग थलग नहीं कर सकते। तो डेमोक्रेटिक डीलिंग में यही चीज़ें हमको फॉलो करनी है। इट इंटेल्स स्टूडेंट इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़। इट हेल्प इन डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट अमंग द स्टूडेंट। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर आप हर बच्चे को इंपॉर्टेंट देंगे तो हर बच्चे में सेल्फ रिस्पेक्ट, वो खुद भी बच्चा अपनी रिस्पेक्ट करेगा, सेल्फ मोटिवेटेड होगा और कॉन्फिडेंस लेवल भी जो है बच्चे का बढ़ेगा। तो इस तरह से ये हमने कुछ प्रिंसिपल देखे, इसके कौन कौन से देखेंगे फिर से रिपीट कर रहे थे एक बार। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, जब तक हम मोटिवेटेड नहीं होंगे किसी भी चीज़ को करने के लिए तो आगे का कदम हम नहीं बढ़ा पाएंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, फिर प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी यानी लर्निंग बाय डूइंग आपको करनी है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट यानी बच्चों के अंदर इंटरेस्ट आपको पैदा करना है। प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ यानी रियल लाइफ सिचुएशन से आपको जोड़कर बच्चे को पढ़ाना है ताकि वो जल्दी सीख जाए। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम यानी किसी मकसद को सामने रखकर आपको जो है टीचिंग करानी है। प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्निशन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर बच्चा एक दूसरे बच्चे से अलहदा है, ये चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको जो है आपकी टीचिंग इफेक्टिव करनी है। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन यानी आपके पास बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बुक्स वगैरह हैं, लेकिन जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं उससे सिलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है मैटर आपको बच्चों को बताना है। ओके, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग यानी किसी भी काम को, ये सारा जो काम आपने देखे विदाउट प्लानिंग सक्सेस नहीं हो सकता, तो किसी भी काम को करने के लिए आपको प्लानिंग की ज़रूरत है। तो प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग यानी आपको सबसे पहले प्री प्लानिंग कर लेनी है, क्या क्या करना है, कैसे करना है, कब क्यों, जो भी चीज़ें हैं प्लानिंग के दौरान ही आपको ये सारी चीज़ें डिसाइड कर लेनी है। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन यानी क्या कि आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट मैटर है उसको छोटे छोटे पार्ट में आपको डिवाइड करना है। ओके, और फिर बाद में जो है जो आपने डिवाइड किए, जो भी यूनिट आपने बनाया, फिर उसको लिंक करके आपको बच्चे को बताना है। उसके बाद हमने देखे प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन यानी जो भी बच्चे एक्टिविटी करते हैं वो आपने बच्चों को उसमें इनकरेज करना है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है वो क्रिएटिव भी बनेगा और खुशगवार भी बनेगा। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग यानी क्या, हर बच्चे के साथ आपको यकसा सलूक करना है, किसी भी बच्चे को उसकी ज़ात के, उसके मेंटल एबिलिटी के बेस पे आपको अलग थलग नहीं करना है। ओके, तो ये कुछ प्रिंसिपल हमने देखे। अब देखिए ये तो जनरल प्रिंसिपल होगा, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और प्रिंसिपल है जो आमतौर पर मतलब हम इसको ज़्यादा तो डिटेल में तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन सरसरी एक बार हम देख लेंगे कि कुछ साइकोलॉजिकल, कुछ नफ्सियाती प्रिंसिपल भी यहाँ पर हैं। जैसे सबसे हमने तो ये देख लिया ऑलरेडी, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट यानी बच्चों का अगर मोटिवेशन और इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो कोई भी चीज़ को सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो आपको बच्चों के अंदर मोटिवेशन और इंटरेस्ट पैदा करना है। ओके, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन, रिक्रिएशन इज नेसेसरी टू टैकल फटीग आफ्टर अटेंडिंग लेंथी क्लासेस, दिस ब्रेक मोनोटोनी एंड प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर लर्निंग अगेन। यानी सपोज कोई लेंथी क्लासेस अगर आपने अटेंड करें, आपने बहुत लॉन्ग मेथड्स या लेक्चर मेथड के थ्रू आपने बच्चों को समझाया, तो इस मोनोटोनी को ख़त्म करने के लिए, यानी ये जो बच्चों के अंदर ये जो मोनोटोनी आ गई कि भाई सिर्फ लेक्चर मेथड से ही आपको पढ़ाया जा रहा है तो वो बोर हो जाते, तो इस बोरियत को ख़त्म करने के लिए आप अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट जो है बच्चों को दे सकते हैं। तो इसकी वजह से रिक्रिएशन यानी बच्चे अपने हिसाब से वो चीज़ को तैयार करेंगे। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा, उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा होगा। ये हमने देखे ऑलरेडी। प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज यानी कोई चीज़ अगर आपको लाइफ टाइम याद रखनी है या ज़्यादा देर तक अगर आपको याद रखना है तो आपको जो है बार बार वो चीज़ को रिपीट करना है, उसकी एक्सरसाइज करनी है, उसकी मश्क करनी है। ओके, उसके बाद हमने देखे प्रिंसिपल ऑफ इनकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, यही कि आपको बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना है। जैसे आर्ट्स हो गया, कोई भी चीज़ की बच्चों की जैसे अलग अलग वेस्टेज मटेरियल से नई नई चीज़ें तैयार करना, तो इस तरह से क्रिएटिविटी जो है आप बच्चों के अंदर पैदा कर सकते हैं।
सेल्फ एक्सप्रेशन यानी क्या, खुद बच्चों को जो है अपनी चीज़ें बोलते आनी चाहिए, उनको अपने आप को एक्सप्रेस करते आना चाहिए। ओके, दिस इज स्पेशली एप्लीकेबल इन सब्जेक्ट सच एज मैथमेटिक्स एंड लर्निंग लैंग्वेज। यानी ये जो प्रिंसिपल है क्रिएटिविटी, ये कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, ज़्यादातर लैंग्वेज में और मैथमेटिक्स के अंदर। ओके, प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन, दिस इज प्रिंसिपल इज रिक्वायर्ड फॉर द मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट। यानी बच्चों के साथ आपको सिंपैथी से रहना है, बच्चों के साथ आपको प्यार से रहना है, हमदर्दी से रहना है और बच्चों को कोऑपरेट करना है। इसकी वजह से क्या होगा, बच्चों का इंटरेस्ट भी पैदा होगा और बच्चे जल्दी से मोटिवेट भी होंगे। अगर टीचर ही उनके साथ अच्छे से बिहेव करे, टीचर उनको मोटिवेट करे, तो स्टूडेंट जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिइंफोर्समेंट, स्टूडेंट शुड बी सुटेबली रिवॉर्ड्स फॉर द डिज़ायर्ड बिहेवियर। यानी बच्चों को आपको रिइंफोर्स करना है, यानी बच्चों को आपको जो है बढ़ावा देना है स्टडी के लिए। तो ये कैसे हो सकता है, यानी अगर आप उनको रिवॉर्ड्स देंगे अच्छे काम के लिए या अच्छी स्टडी के लिए, तो ही बच्चों को जो है रिइंफोर्समेंट मिलेगा, यानी उनको अपने काम सही करने की जो है एक तरह की पावर मिलेंगी। ओके, प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू सेंसेस, हमने ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि आपको 5 सेंसेस का यूज़ करके बच्चों को टीच कराना है, जिसके ज़रिए वो जल्दी से सीख जाते हैं। उसके बाद देखिए प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग, देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भैया आपको पहले से ये डिसाइड करना है कि जो भी टॉपिक आप समझाने जा रहे हैं बच्चों को, अगर वो बच्चों को समझ में नहीं आया तो इसकी नेक्स्ट रेमेडी आप क्या यूज़ करेंगे, यानी इसका सॉल्यूशन आप क्या यूज़ करेंगे, क्या कौन से तरीक़ों से, कौन से टीचिंग एड से आप बच्चों को समझाएंगे। तो इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग। दिस प्रिंसिपल इज नेसेसरी फॉर द टीचर टू आइडेंटिफाई मिस्टेक एंड सजेस्ट बेटर आंसर टू द प्रॉब्लम। यानी इसके ज़रिए टीचर को मदद मिलेगी कि वो मिस्टेक को समझे और जो भी सॉल्यूशन है उसका सही वो दे सके। तो इस तरह से कुछ साइकोलॉजिकल और कुछ जनरल प्रिंसिपल जो है हमने देखे। ओके, अब उसके बाद हम देखेंगे कि भाई माइक्रो टीचिंग क्या होता है। देखिए कभी कभी माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो माइक्रो टीचिंग इज़ अ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक फॉर लर्निंग टीचिंग स्किल। यानी ये एक तरह की ट्रेनिंग की टेक्निक है, यानी टीचर को ट्रेन करने की एक टेक्निक है कि भाई आपको फ्यूचर टीचर अगर बनना है तो आपको पहले ट्रेनिंग दी जाती है। आप पहले एक डीएलएड या बीएड वगैरह के कोर्सेज करते हैं, तो वहाँ पर आपकी माइक्रो टीचिंग दी जाती है। माइक्रो टीचिंग यानी कि आपको रियल लाइफ का जो एक्सपीरियंस दिया जाता है, आपको जो है टीच करने का मौका दिया जाता है। चाहे वो आपके ग्रुप के स्टूडेंट हो, यानी आप में से ही जो है कुछ बच्चों को स्टूडेंट बना दिया जाता है, फिर एज अ टीचर आप लोग ही पढ़ाते हो, या किसी स्कूल में जाकर आप विजिट करते हो, वहाँ के स्टूडेंट को आप कुछ दिनों के लिए पढ़ाते हो। तो इस तरह से रियल सिचुएशन जो है आपके सामने दी जाती है ट्रेनिंग के दौरान। इट एम्प्लॉयज रियल टीचिंग सिचुएशन फॉर डेवलपिंग टीचिंग स्किल एंड हेल्प टू गेट डीपर नॉलेज रिगार्डिंग द आर्ट ऑफ टीचिंग। यानी आपको रियल सिचुएशन यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है ताकि आपको टीचिंग की स्किल समझ में आ सके और डीपर और बेटर जो है आप यहाँ पर जो है टीचिंग के आर्ट को या टीचिंग को सीख सके। दिस स्टैंड फॉर टेक्निक इन्वॉल्व द स्टेप ऑफ, अब ये जो टेक्निक है, ये जो माइक्रो टीचिंग है, इसमें कौन कौन सी स्टेप्स होती है। देखिए आप लोगों को याद होगा, आपने डीएड बीएड में की होंगे माइक्रो टीचिंग। तो सबसे पहले तो आपको प्लानिंग बनानी होती है कि आपको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन सी क्लास के लिए पढ़ाना है। फिर उसके बाद आप टीचिंग करते हैं वहाँ पर जाकर। टीचिंग के बाद फिर ऑब्जर्वेशन होता है, फिर वापस से रीप्लानिंग होती है, यानी ऑब्जर्वेशन में जो भी नतीजा निकला कि बच्चों को समझ में आया या नहीं आया, तो उसके हिसाब से फिर वापस से आप री प्लान करेंगे, यानी डबल से प्लान करेंगे, फिर वापस से रीटीच करेंगे, फिर वापस से ऑब्जर्व करेंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस जब तक कि सक्सेसफुल टीचिंग नहीं होती तब तक ये प्रोसेस चलते रहता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। मोस्ट ऑफ द प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम वाइडली यूज माइक्रो टीचिंग एंड इट इज़ अ प्रूवन मेथड टू अटेन ग्रॉस इंप्रूवमेंट इन द इंस्ट्रक्शनल एक्सपीरियंसेस। यानी बहुत सारे जो हम कहेंगे क्या जो एजुकेशन सर्विसेज है या मोस्ट ऑफ द प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, यानी जो भी ट्रेनिंग देने वाली जो भी कॉलेजेस वगैरह हैं वो ज़्यादातर माइक्रो टीचिंग का ही इस्तेमाल करते हैं ताकि फ्यूचर स्टूडेंट जो है फ्यूचर टीचर जो है तैयार कर सके। ओके, इफेक्टिव स्टूडेंट टीचिंग शुड बी द प्राइम क्वालिटी ऑफ अ टीचर। यानी अगर बच्चों को समझ में आ रहा है आपकी टीचिंग कितनी इफेक्टिव है, ये सबसे मेन क्वालिटी होती है टीचर की कि भाई जो समझाया जा रहा है वो बच्चों के दिमाग में किस हद तक जा रहा है। तो इसके ऊपर जो है आपकी टीचिंग की क्वालिटी डिपेंड करती है। एज एन इनोवेटिव मेथड ऑफ इक्विप टीचर्स टू बी इफेक्टिव, स्किल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ माइक्रो टीचिंग हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। यानी टीचर को ट्रेनिंग देने के लिए, रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ने के लिए, उनके अंदर स्किल पैदा करने के लिए, उनकी टीचिंग इफेक्टिव बन सके, इसके लिए जो है माइक्रो टीचिंग का मेथड जो है यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। इन शॉर्ट अगर हम देखेंगे तो आपको जो है कैसे टीच करना है, इसकी ट्रेनिंग देने के लिए आपको रियली स्टूडेंट को पढ़ाने का मौका दिया जाता है ताकि आप जो है अपनी स्किल्स को और डेवलप कर सके। ओके,
तो देखिए आज हमने मैक्सिम्स और प्रिंसिपल देखे। अब ऑब्जेक्टिव जो है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज़रूर देखेंगे। कल ही कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ, एग्ज़ाम को टाइम बहुत कम है तो जल्दी से जल्दी जो है हम सिलेबस को कवर करेंगे। देखिए मैं पूरा सिलेबस करवाने का तो वादा नहीं करती हूँ, लेकिन जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जैसे कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड है, फिर आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, उसके बाद आपका हायर एजुकेशन है और कम्युनिकेशन है। तो ये जो 5 से 6 टॉपिक है इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिक या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो भी आप लोगों की क्लियर हो जाए, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ओके, तो देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग यानी टीचिंग के क्या मकसद है, क्यों पढ़ाया जाता है, क्यों टीचिंग की जाती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी भी हम देखेंगे कि ब्लूम ने कौन सा उसका पिरामिड दिया था। उसके बाद हम जो है उसके डिफरेंट डोमेन्स देखेंगे, जैसे अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन। इस तरह से ये सारी चीज़ें हम लोग आने वाली वीडियोज़ में देखने वाले हैं। उसके बाद जो डिफरेंट थेरीज़ पूछी जाती है इससे रिलेटेड वो भी हम देखेंगे। आप लोगों ने ऑलरेडी अगर कोई टीचिंग के एग्ज़ाम दिए हैं तो वो थेरीज़ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे हार्वर्ड गार्डनर की थेरी हो गई। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टेजेस हो गए, बच्चों के जो स्टेजेस होते हैं वो स्टेजेस आपको देखने हैं। इस तरह से जो डिफरेंट स्किनर की थेरी या 2-4 थेरीज़ जो है आपको इंपॉर्टेंट है, तो वो थेरीज़ भी इन जो है हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें उनसे रिलेटेड आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ही हम कोशिश करेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव्स है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है और बाकी की जो थेरीज़ है वो हम आगे की वीडियो में कवर कर ले जल्दी से। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो दूसरों तक भी शेयर करना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।